हेलो एनिमे लवर्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जिनवो थॉमस आंद्रे को हराने के बाद अगले दिन इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 10 स्टार्ट होता है। जिनवो अब अपनी सीट पर बैठने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ सारे हंटर्स सिर्फ जिनवो के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। सब कह रहे होते हैं कि उसने ही थॉमस आंद्रे को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो अब भी हॉस्पिटल में है और आज के इस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड नहीं कर पाया। इसके बाद सभी हंटर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर स्टेज पे एक डॉक्टर आता है जिसका नाम ब्लेजर होता है। वो बोलता है कि जैसा आप सबको पता है कि अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा गेट्स अपीयर होने लगे हैं और मॉन्स्टर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। वो बताता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमने आसमान में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी भी डिटेक्ट की है। काफी ज्यादा मात्रा में मैजिकल एनर्जी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही है और वो अपना एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना रही है जिसको हम लोग फिलहाल मैजिस्फीयर कह रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में फिलहाल अभी 9 जगह ही ये मैजिस्फीयर डिटेक्ट हुआ है और इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिस्फीयर साउथ कोरिया के आसमान में डिटेक्ट हुआ है। जिनवो ये सुनकर सोचता है कि ये 9 जगह ही क्यों, कहीं ये 9 मोनार्क्स को तो इंडिकेट नहीं कर रहा। इसके बाद स्टेज पे माइकल आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है अगर आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया हो तो मुझे भी कुछ अर्जेंट अनाउंस करना है। उसके बाद माइकल सभी हंटर्स को क्रिस्टोफर रेड के बारे में बताता है कि उसे किसी ने मार दिया है। ये न्यूज सुनते ही वहाँ सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई किसी नेशनल लेवल हंटर को कैसे मार सकता है। वो आपस में बात करने लगते हैं, कहीं ये उसी हंटर का काम तो नहीं जिसने कल थॉमस आंद्रे के साथ फाइट किया था। मतलब जिनवो की बात कर रहे हैं। तभी माइकल बोलता है हमें इस बंदे पे शक है कि इसी ने क्रिस्टोफर रेड को मारा है और वो जिनवो का फादर का फोटो दिखाता है। उसका फोटो देख करके सब बात करने लगते हैं कि अच्छा तो इसके पीछे हंटर जिनवो का हाथ नहीं है। लेकिन इस फोटो का चेहरा यहाँ बैठे किसी हंटर से मिलता जुलता लग रहा है। वो लोग पीछे घूमकर जिनवो के फेस से मैच करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पीछे से जिनवो का ऑरा फील हो रहा होता है जिसकी वजह से वो लोग चाह करके भी अपना सर पीछे नहीं घुमा पा रहे थे और बोलने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, सारे एशियंस का फेस सेम ही होता है। फिर माइकल जिनवो के फादर के बारे में सारी डिटेल्स देता है कि वो कैसे डंजन से मिले और क्या क्या किया, सब कुछ। वो बहुत सारी क्लिप्स भी चलाता है जिनमें से एक क्लिप डोंगसू के फाइट के टाइम का होता है। जिनवो नोटिस करता है कि उसमें उसके फादर कुछ बोल रहे हैं। वो ध्यान से समझने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो उस वक्त डोंगसू को धमकी दे रहे थे, अगर तुम गलती से भी कोरिया में अपने पाँव रखते हो तो तुम अपनी मौत के बाद भी रेस्ट नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही जिनवो तुरंत ग्रीड को बुला लेता है, यानी डोंगसू को कंफर्म करने के लिए। ग्रीड बताता है हाँ आप जो सोच रहे हो वो सही है, ये इंसान आपके फादर ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तभी वहाँ बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती पूछने की, लेकिन चाइना का 7 स्टार हंटर ल्यूजी गैंग डायरेक्ट पूछ लेता है इस सस्पेक्ट का जिनवो से क्या रिलेशन है। अब उसने पूछ लिया था तो माइकल को बताना पड़ता है। दोनों के बीच फादर एंड सन का रिलेशन है। जिसके बाद वहाँ सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी लुइजी गैंग डायरेक्टली जिनवो से पूछता है अगर ये सस्पेक्ट सच में तुम्हारे मिसिंग फादर निकले और सारे हंटर्स उनको मारने के लिए पीछे पड़ जाए तो तुम क्या करोगे। जिनवो बोलता है हंटर का काम होता है मॉन्स्टर को हंट करना, अगर वो सच में कोई मॉन्स्टर है तो मैं खुद उन्हें अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन अगर वो मेरे मिसिंग फादर निकले तो मैं उन सारे हंटर्स को मार डालूंगा जो उनके पीछे जाएंगे। मैं हर हाल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया के सारे हंटर से दुश्मनी क्यों ना मोल लेनी पड़े। इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और हमें जिनवो के साथ एडम दिखाई देता है। वो जिनवो से पूछता है क्या आपने जो अंदर कहा वो सच में आप मीन करते हैं। जिनवो बोलता है हाँ बिल्कुल। एडम बोलता है अंदर टोटल 500 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थे, 120 अलग अलग देशों से आए थे और उसके सामने इतना बड़ा स्टेटमेंट देने की हिम्मत सिर्फ 2 लोगों के पास ही है। जिनवो पूछता है दूसरा कौन है। एडम बोलता है वो हंटर अभी हॉस्पिटल में है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वो हंटर ल्यूजी गैंग आ जाता है और वो चाइनीज में कुछ बोलने लगता है। जिनवो एडम से पूछता है ये क्या बोल रहा है, तो एडम ट्रांसलेट करके जिनवो को बताता है बेसिकली वो जिनवो की तारीफ करने आया था कि उसने जापान में जायंट मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। उसके लिए आपको याद होगा उनमें से एक मॉन्स्टर चाइना में चला गया था जिसको ल्यूजी गैंग ने मारा था। तब से वो जिनवो के बारे में क्यूरियस था कि आखिर वो कितना स्ट्रांग है, जो अब उसे पता चल गया थॉमस आंद्रे वाली फाइट के बाद। जाने से पहले वो जिनवो को बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि सस्पेक्ट एस तुम्हारे फैमिली मेंबर ना हो क्योंकि मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है और जिनवो को अपने साथ लेडी सेलनर के पास ले जाता है। सेलनर को देख के जिनवो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे वहाँ फिर से क्यों बुलाया गया। तो लेडी सेलनर पहले क्रिस्टोफर रीड वाला इंसिडेंट बताती है कि कैसे उसने एक सपना देखा था और क्रिस्टोफर रीड को वार्न करने गई थी, लेकिन उसने बात नहीं सुनी और अपनी जान गंवा बैठा। जिनवो बोलता है क्या आप मुझे भी वार्न करने आई हैं, जिस पे लेडी सेलनर बोलती है नहीं, मैं आपको सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलने आई हूँ क्योंकि अब बहुत सारे पावरफुल हंटर्स मरने वाले हैं और उन्हें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो।
फिर वो बोलती है, मुझे आज भी याद है जब उस दिन मैंने आपकी आंखों में झांकना चाहा था तो मैंने आपके अंदर एक एंडलेस पावर देखी थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, वापस चले जाओ और जाके वार की तैयारी करो। जिनू बोलता है कि सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मुझे ही क्यों बोल रही हैं? और भी तो बहुत सारे हंटर्स हैं। इस पे माइकल बोलता है, सच बोलो तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था जब लेडी सेलनर ने आपसे हेल्प मांगने को बोला, लेकिन कल थॉमस आंद्रे के साथ फाइट देखने के बाद हमारा माइंड चेंज हो गया है। इस काम के बदले हम कुछ भी देने को तैयार हैं, चाहे वो कामिस का र्यूनिस्टोन ही क्यों ना हो। जिसके बाद जिनू भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाई देता है कि जो हंटर कॉन्फ्रेंस में आए थे उनके लिए एक पार्टी रखी गई है। वहाँ जिनू भी गया होता है, उसके साथ जिन्हू भी होता है। वो अब पूरी तरीके से रिकवर हो गया था। दोनों भाइयों के बीच में एक छोटा सा रियूनियन भी हो जाता है क्योंकि अब जिन्हू काफी फेमस हो चुका था तो कुछ कंट्रीज के गिल्ड्स जिन्हू के साथ बिजनेस करना चाहते थे, जिसे जिन्हू हैंडल कर रहा था क्योंकि वो वाइस चेयरमैन था अर्जुन गिल्ड का। इधर जिन्हू को एडम एक लिस्ट ला करके देता है, उसमें उन हंटर्स का नाम था जो खतरे में हो सकते हैं, जिन्हें लेडी सेलनर ने प्रोटेक्ट करने को बोला था। जिन्हू देखता है कि उस लिस्ट में सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का नाम है, जैसे थॉमस आंद्रे, लियूजी गैंग, सिद्धार्थ बच्चन, ये सब। जिन्हू सोचता है कि इतने सारे नाम याद नहीं रहेंगे, इसलिए वो वहाँ खड़े सारे हंटर्स के अंदर अपने सैडर सोल्जर्स को डाल देता है ताकि अगर फ्यूचर में उनकी जान को कोई खतरा हो तो वो तुरंत उनके पास जा सके। वैसे भी वहाँ सारे स्ट्रॉन्ग हंटर्स ही थे जिनका नाम लिस्ट में था। इसका एक और फायदा ये भी था कि जिन्हों को पता चलता रहता है कि उनमें से कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। तभी वहाँ हॉल में कोई जिन्हू का नाम पुकारता है। जिन्हू देखता है कि वहाँ थॉमस आंद्रे आ चुका है। वो जिन्हू के पास आता है और बोलता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो बताता है, ये जो तुम मेरे हाथ देख रहे हो इसमें मैजिक पावर की वजह से इतना डैमेज हुआ है कि डॉक्टर ने भी कह दिया है ये हाथ कभी भी कम्प्लीटली रिकवर नहीं होगा। तो मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम चाहते तो मेरी पूरी गिल्ड को फाइट के बाद वाइप आउट कर सकते थे, लेकिन तुमने मेरी किसी भी गिल्ड मेंबर की जान नहीं ली सिवाय डोंगसू के, जो कि इस फाइट के पीछे की वजह भी था। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने हम लोगों को जिंदा क्यों छोड़ दिया। जिन्हू बोलता है, क्योंकि ये लोगों ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था जिसकी सजा मौत हो। ये सुन के थॉमस बोलता है, अच्छा समझ गया, और वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो बोलता है कि हम लोग डोंगसू का फ्यूनरल प्लान कर रहे हैं। मुझे पता है कि उसने जो भी किया उसके लिए वो मरने लायक था, लेकिन प्लीज हमें उसका प्रॉपर फ्यूनरल करने देना। और थॉमस आंद्रे फ्यूचर में जिन्हू को डिनर के लिए इनवाइट करता है। इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में थॉमस आंद्रे जिन्हू से काफी इम्प्रेस होता है कि उसने उसके बाकी गिल्ड मेंबर्स को हार्म नहीं किया। फिर थॉमस की मैनेजर जिन्हू के पास आती है और उससे उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह लेती है और बोलती है, मेरे मास्टर आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए तो प्लीज बता दीजिए। जिन्हू बोलता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। बट उसकी मैनेजर बोलती है, प्लीज मेरे मास्टर के लिए, आपने उनके लिए इतना किया तो उन्हें एक छोटा सा फेवर रिटर्न करने का मौका दीजिए। आपको जो भी कुछ चाहिए वो बता दीजिए। जिन्हू बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो एक डैगर मेरे लिए यूजफुल रहेगा। जिसके बाद थॉमस की मैनेजर भी चली जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया में, जहाँ चेयरमैन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। वो अपने हार्ट प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ दिनों से उनका हार्ट काफी तेजी से धड़क रहा होता है। उन्हें लगता है कि ये सब शायद वर्कलोड की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने भी उसे बोला था कि अगर इसी तरह से काम करते रहते हो तो अगले 6 महीने तक उनकी जान भी जा सकती है। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अचानक से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और वो देखते हैं कि उनके सामने वाली चेयर में कोई बैठा है। वो शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। हमें दिखाई देता है कि वो और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्क होता है। और इसके बाद सीजन 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपने यहाँ तक देखा है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको सीजन 4 चाहिए हो तो कमेंट में लिख देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।